कल बच्चे हमने क्लास में ना सर्किट एलिमेंट स्टडी किए थे। उसमें मैंने आपको 3 सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट करवाए थे। मैं उनके एक बारी आपको ना समरी बता रहा हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमने लगाया था रजिस्टर विद एसी सप्लाई। सेकंड एलिमेंट हमने कनेक्ट किया था इंडक्टर विद एसी सप्लाई। थर्ड एलिमेंट हमने कनेक्ट किया था कैपेसिटर विद एसी सप्लाई। ये हमने लगाए थे। वोल्टेज की इक्वेशन तीनों केसेस में सेम थी, वी नोट साइन ओमेगा टी। इसमें भी वोल्टेज की इक्वेशन तीनों में सेम थी, वी नोट साइन ओमेगा टी। मतलब वोल्टेज हम सेम दे रहे थे। हमें ना करंट की इक्वेशन बनानी होती है, तो करंट की इक्वेशन रजिस्टर वाले केस में तो सेम ही बनती है, सेम फेज़ में ही करंट होता है, आई की वैल्यू आई नोट साइन ओमेगा टी ही होती है। इंडक्टर वाले केस में जो करंट है उसके में जो एंगल है वो लैग करता है π/2 एंगल से। ये याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आगे यूज़ यही होना है सारा कॉन्सेप्ट। और कैपेसिटर में जो करंट है वो लीड करता है, कितने एंगल से लीड करता है, π/2 एंगल से लीड करता है। जो रेजिस्टेंस है R, उसको आप लिखेंगे वी नोट बाई आई नोट। इसमें जो रेजिस्टेंस है वो होता है XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उस इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लिखेंगे वी नोट बाई आई नोट। और इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो XC है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लिखेंगे वी नोट बाई आई नोट। फोर्थ, जो रेजिस्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला ओमेगा एल है। और जो आपके पास कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनके आपको एग्ज़ाम में ग्राफ बनाने भी आ सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको ग्राफ भी बनवाए थे। चलिए इसमें अब पहले हम 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम आगे करेंगे। हम क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन resistance and reactance? What is the difference between resistance and reactance? हाँ जी, रिएक्टेंस दोनों की हो सकती है, चाहे वो इंडक्टर की रिएक्टेंस है चाहे कैपेसिटर की है। और रेजिस्टेंस का इनके साथ क्या डिफरेंस है? तो बच्चे एक ही डिफरेंस है कि जो रेजिस्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। जो रिएक्टेंस है चाहे वो इंडक्टर की है चाहे वो कैपेसिटर की है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। बट दिस इज आंसर, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, वेयर एज रिएक्टेंस डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। वेयर एज रिएक्टेंस डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ से देखना जरा इंडक्टर्स में देखना। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन बताने के लिए मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ। इंडक्टर किस सप्लाई को रोकता है? इंडक्टर का रिएक्टेंस ओमेगा, जितना ओमेगा ज़्यादा होगा उतना एक्सेल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इंडक्टर किसको ब्लॉक करता है? इंडक्टर किसको रोकता है? हाई फ्रिक्वेंसी को। जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना एक्सेल ज़्यादा होगा, इंडक्टर हाई फ्रिक्वेंसी को रोकता है। और कैपेसिटर में ओमेगा जो XC है, अगर हम ओमेगा को 0 पुट करेंगे तो XC कितना बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है। तो जो कैपेसिटर है ये किसको रोकता है? DC को रोकता है। DC सप्लाई के लिए XC बहुत ज़्यादा होगा, तो कैपेसिटर किसको रोकता है? DC को रोकता है। इसी के बेस पे एक NCERT क्वेश्चन है, लिखेंगे इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। Inductor and capacitor are connected in series and superposition of AC and DC supply is given. Superposition of AC and DC supply is given. Why the AC appear across inductor?
and DC appear across capacitor. Why the AC appear across inductor and DC appear across capacitor? इसका मतलब ये है कि हमने ना इंडक्टर को और कैपेसिटर को सीरीज़ में लगा दिया विद सुपर पोजिशन ऑफ सप्लाई। कौन सी सप्लाई है? AC और DC का मिक्स सप्लाई है। तो क्वेश्चन है कि इंडक्टर के क्रॉस हमेशा AC वोल्टेज मिलेगी, कैपेसिटर के क्रॉस हमेशा DC वोल्टेज मिलेगी। मतलब अगर आपने AC और DC को अलग अलग करना है ना, दोनों आपके पास सुपर पोजीशन आ रही है, मिक्स वोल्टेज आ रही है, अगर आपने AC DC को अलग अलग करना है तो आप इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज़ में लगाओ। इंडक्टर के पास सारी AC वोल्टेज मिलेगी और कैपेसिटर के पास मिलेगी DC वोल्टेज। क्यों? क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है XL = ω/L। इंडक्टर भी मैंने आपको बताया था किसको ब्लॉक करता है? इंडक्टर ब्लॉक AC, क्योंकि AC की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इंडक्टर किसको रोकता है? AC को रोकता है। और कैपेसिटर किसको ब्लॉक करता है? कैपेसिटर में XC की वैल्यू 1/ωc होती है। कैपेसिटर किसको रोकता है? DC को। क्यों रोकता है DC को भी? क्योंकि DC के लिए ω0 तो XC कितना होता है? इन्फिनिटी। तो कैपेसिटर किसको रोकता है? DC को। और इंडक्टर किसको रोकता है? AC को। तो बड़ा कॉमन सेंस है, जो जिसको रोकेगा वो उसी के पास मिलेगा, जो जिसको रोकेगा वो उसी के पास मिलेगा। इंडक्टर ने AC को रोका है तो AC के पास, AC सारी की सारी किसके पास मिलेगी? इंडक्टर के पास। और कैपेसिटर किसको ब्लॉक कर रहा है? DC को। तो सारी की सारी DC किसके पास मिल जाएगी? कैपेसिटर के पास। मतलब DC कैपेसिटर में से पास नहीं कर सकती, कैपेसिटर के पास आके रुक जाएगी। और AC इंडक्टर में से नहीं पास कर सकती, तो AC सारी की सारी इंडक्टर के पास मिलेगी। जो जिसको यहाँ रोकता है वो उसी के पास मिलेगा। इंडक्टर ने AC को रोका है तो सारी की सारी AC इंडक्टर के पास मिलेगी। कैपेसिटर ने DC को रोका है तो सारी की सारी DC कैपेसिटर के पास मिलेगी। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं, दिस इज़ बिकॉज इंडक्टर ब्लॉक AC। अब इंडक्टर AC को ब्लॉक कर रहा है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, दिस इज़ बिकॉज इंडक्टर ब्लॉक AC, क्योंकि इंडक्टर का XL की वैल्यू कितनी होती है? ω/L। इंडक्टर ब्लॉक AC, फॉर्मूला साथ लिख लो XL का, इंडक्टर के रेजिस्टेंस का। एंड कैपेसिटर ब्लॉक DC, जो कैपेसिटर है वो DC को ब्लॉक करता है, क्योंकि DC के लिए ω की वैल्यू 0 होती है तो XC हो जाएगा इन्फिनिटी। कैपेसिटर ब्लॉक DC एंड इंडक्टर ब्लॉक AC। बट दिस इज द आंसर। 1 मार्क्स में क्वेश्चन था ये। चलिए अभी हमने ना सिंगल एलिमेंट लगाए AC सप्लाई के साथ, रजिस्टर लगाया, कैपेसिटर लगाया और इंडक्टर लगाया। अब हम तीनों के कम्बिनेशन लगाएंगे। उसके लिए एक आपको एक डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, व्हाट डू यू मेंट बाय इम्पीडेंस। ये एक नया टर्म आई, इम्पीडेंस, एंड दैट इज डिनोटेड बाय Z। इम्पीडेंस क्या है? व्हाट इज इम्पीडेंस? इट इज़ डिनोटेड बाय Z। है क्या इम्पीडेंस? इम्पीडेंस भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। इम्पीडेंस भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। जब सर्किट में दो एलिमेंट्स जैसे C और R लगे हो, L और C लगे हो, L और R लगे हो, या LCR लगे हो, LCR। मतलब जब सर्किट में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट लगे हो, उनका जो कंबाइन रेजिस्टेंस है, उस कंबाइन रेजिस्टेंस का नाम है इम्पीडेंस। मतलब इम्पीडेंस भी एक तरह की रेजिस्टेंस की फैमिली को ही बिलोंग कर रहा है। इसका नाम हमने बदल दिया, इम्पीडेंस रखा है। अगर अकेला कैपेसिटर लगा है तो उसका हमने नाम रखा था रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर अकेला इंडक्टर लगता था तो उसका नाम रखा था इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर कम्बिनेशन लगे दो का या उससे ज़्यादा का तो उसका नाम क्या रखा गया है? इम्पीडेंस। तो ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, नाम बदल दिया बस। तो आपको ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स में भी ना कई जगह वर्ड मिलेगा इम्पीडेंस 10 ओम, इम्पीडेंस 20 ओम, तो वो रेजिस्टेंस ही होता है। तो लिखेंगे व्हाट इज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या चीज़ है? इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट
when two or more elements are connected in a circuit, when two or more elements are connected in a circuit, जो इम्पीडेंस होता है इसके SI यूनिट्स क्या होंगे, वही पुराने वाले ओम होंगे, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है, रेजिस्टेंस ही है। अब हमने अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है, पहले LCR पढ़ेंगे। LCR लास्ट वाली डायग्राम तीनों हमने सीरीज़ में लगा ली है, ये हम पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बड़े क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो लिखेंगे, डेरिवेशन करेंगे पहले एक, ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड impedance of the series LCR circuit. Drive an expression to find impedance of the series LCR circuit with the help of phasor diagram. फेज़र डायग्राम की हेल्प से हमने LCR सर्किट का इम्पीडेंस पता लगाना है। तो देखते हैं, डेरिवेशन ईजी है, मुश्किल नहीं है। तो पहले आप सीरीज़ में L, C एंड R लगाएंगे। ये हमने तीनों एलिमेंट सीरीज़ में लगा लिए विद AC सप्लाई, and that AC supply is V equal to V0 sin ओमेगा t। जितने अपने बच्चे क्वेश्चन पढ़े हैं सब में एक ही मोटिव था, अपने पास वोल्टेज की इक्वेशन गिवन थी और करंट की इक्वेशन तैयार करनी थी। इसमें हमें इसका रेजिस्टेंस भी पता लगाना है, इम्पीडेंस भी पता लगाना है। अब ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स बच्चे ध्यान से देखेंगे किस में लगे हुए हैं। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स किस में लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हैं। सीरीज़ में हमें पता है करंट सेम होता है, तो इंडक्टर में करंट I0, कैपेसिटर में भी करंट I0। ये पीक करंट बना रहा हूँ मैं, I0 पीक बना सकते हैं या RMS। इंस्टेंटेनियस करंट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते इंस्टेंटेनियस? क्योंकि इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन तो बार बार चेंज होती है। मैंने RMS या पीक करंट पीक ही बना दिया, I0 बनाया है। अब बताइए इंडक्टर वाले केस में करंट लैग करता है या लीड करता है? ये तो हमें पुरानी बात है, याद रखनी पड़ेगी। इंडक्टर वाले केस में करंट क्या करता है, लैग करता है। कितने एंगल से लैग करता है, π/2 एंगल से। हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर इंडक्टर में करंट लैग कर रहा है तो इसका मतलब है कि मैं वोल्टेज जो बनाऊँ, फेजर डायग्राम जो हमने बनाई थी इंडक्टर वाली, उसमें मैं वोल्टेज ऊपर की तरफ बना दूँ, V0L। व्हाट इज़ V0L? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। करंट लैग कर रहा है, करंट की जो डायरेक्शन हम चेंज कर नहीं सकते ना, क्योंकि सारे के सारे सीरीज़ में लगे हैं। तो मुझे वोल्टेज V0L ऊपर बनानी पड़ेगी। ये हमने जो तीनों डेरिवेशन करी ना L, C और R की, उनको कंबाइन है, ये कम्बिनेशन है तीनों का। अब अगला है कैपेसिटर। कैपेसिटर में करंट क्या करता है बच्चे, लीड करता है π/2 एंगल से। अगर करंट लीड कर रहा है तो इस डायग्राम में मैं वोल्टेज कहाँ बनाऊँ जो रिप्रेजेंट करे कि करंट लीड कर रहा है। तो मैं वोल्टेज V0C नीचे की तरफ बना देता हूँ। इसका मतलब यही है कि जो करंट है वो लीड कर रहा है, करंट आगे है। एंगल के हिसाब से हमने देखना है। वोल्टेज नीचे की तरफ बनाई है हमने, ये शो करता है कि करंट आगे है। इसमें वोल्टेज ऊपर बनाई है, ये यही शो करता है कि जो करंट है वो लैग कर रहा है π/2 एंगल से। ठीक है जी, वोल्टेज लैग कर रही है और इसमें वोल्टेज लैग करने का मतलब है कि करंट लीड कर रहा है और इसमें करंट लैग कर रहा है। करंट से करा करो, वोल्टेज से करेंगे ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडक्टर में करंट लैग करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है और रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों का फेज सेम होता है, V0R। तो जो हमने डायग्राम लास्ट बनाई थी तीनों की अलग अलग, वो मैंने कंबाइन करके लिख दी है। अब मैं थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिखवा रहा हूँ। लिखेंगे, कंसीडर सीरीज LCR सर्किट, consider series LCR circuit to which AC supply is given. Series LCR circuit to which
AC सप्लाई इज़ गिवन, हमने सीरीज LCR सर्किट को AC सप्लाई दे दी है, ठीक है। लेट अस सपोज डैट V0L इज़ ग्रेटर देन V0C, ये अब हमने सपोज कर लिया। डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ना मैंने ये सपोज कर लिया कि V0L की वैल्यू V0C से ज़्यादा है। अब मैंने ये सारा कुछ बच्चे फेज़र डायग्राम में बनाना है। फेज़र डायग्राम सबको, वोल्टेज को भी करंट को भी वेक्टर मानती है। तो जिस तरह पर दो वेक्टर्स को सिंप्लीफाई करते थे ना, वैसे ही मैंने वोल्टेज को सिंप्लीफाई करना है। अब ये तीनों मैंने जो डायग्राम के अंदर बनाए हैं, तीनों को कंबाइन कर देना है फेज़र डायग्राम में। इस तरह O से लेकर A तक करंट तो है I0, O से लेकर A तक तो करंट है I0। जिस तरफ करंट है उसी डायरेक्शन में O से लेकर B तक वोल्टेज है V0R। जिस तरफ करंट है उसी डायरेक्शन में V0R है। हाँ जी ठीक है, ये हमने बना दिया। अब V0L कहाँ पे है? V0L कहाँ पे है? अपर साइड पे है। तो अब V0L की बनाइए, O से लेकर C तक वोल्टेज है V0L, ठीक है। अब V0C कहाँ पे है? नीचे की तरफ है। तो O से लेकर D तक मैं थोड़ा सा V0C कम बना रहा हूँ। V0C कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ये नीचे की तरफ है, V0C इसकी वैल्यू है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो मैंने तीनों डायग्राम्स को एक ही डायग्राम में कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब जब ये देखिए किन किन इस डायग्राम में टोटल कितनी वोल्टेजेस बनाई है? 3, V0L, V0C और V0R। इनमें से किन की डायरेक्शन ऑपोजिट है? V0L की और V0C की। तो अभी मैंने आपको बताया था फेज़र डायग्राम में हम इनको वेक्टर की तरह डील करते हैं। V0L और V0C की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो माइनस हो जाते हैं, कैंसिल नहीं होते, माइनस हो जाते हैं। अगर वैल्यू दोनों की बराबर होगी फिर कैंसिल हो जाते हैं, अगर वैल्यू कम ज़्यादा हो फिर माइनस होते हैं। तो मैं इसमें एक डायग्राम और बनाता हूँ ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब O से लेकर A तक तो करंट है I0, वो तो सेम ही है। O से लेकर B तक वोल्टेज है V0R, वो भी ठीक है। अब V0L है ऊपर की तरफ, V0C है नीचे की तरफ। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगा ना बच्चे, तो जो नेट वोल्टेज मैं OE लिख देता हूँ, और इस OE की जो वैल्यू बनेगी ना वो V0L माइनस V0C बनेगी। इस OE की जो वैल्यू बनेगी वो V0L माइनस V0C बनेगी, ठीक है। वेक्टर वाले तरीके से आप सोल्व कर रहे हैं। अब आपके पास O से E वाली वैल्यू कितनी है? V0L माइनस V0C। O से B वाली वोल्टेज कितनी है? V0R। अब इन दोनों वोल्टेज में आपस में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो आप पैरेललोग्राम बना ले। पैरेललोग्राम ला तो हमने पढ़ा हुआ है सबने +1 क्लास में। तो पैरेललोग्राम ला लगा के अपन नेट वोल्टेज निकाल लेंगे। O से लेकर F तक ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, डेट इज़ V0। अब मैं V0 फाइंड करूँगा, कितना आएगा? O से लेकर F तक रिजल्टेंट वोल्टेज है V0। देखते हैं कितना बनता है V0 इन पैरेललोग्राम। क्या पैरेललोग्राम है? OBFE पैरेललोग्राम के अंदर, OBFE पैरेललोग्राम के अंदर जो रिजल्टेंट है वो है OF वेक्टर। वेक्टर लिख रहा हूँ, इक्वल टू रिजल्टेंट इक्वल टू OB वेक्टर प्लस OE वेक्टर। ये होता है ना, रिजल्टेंट जो होता है वो दोनों वेक्टर का सम होता है, वो मैंने लिख दिया वेक्टर फॉर्म में लिखा है। वेक्टर OF इक्वल टू वेक्टर OB प्लस वेक्टर OE। अब मुझे तो पता लगाना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं क्या लिखूँ? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं OF को ऐसे लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ OB का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला हमारे पास पैरेललोग्राम, यही होता है ना, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। इसमें
दोनों वेक्टर्स में आपस में एंगल कितना है 90 डिग्री है। अगर लिखना चाहते हो लिख दो, एक स्टेप और लिखना लिख देते हैं 2 टाइम्स पी क्यू कोस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री है। कोस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो इससे आपके पास जो ओ एफ आया वो बना अंडर रूट ऑफ ओ बी स्क्र प्लस ओ ई स्क्र। वट इज़ ओ एफ, ओ से लेकर एफ तक जो वैल्यू है वो है वी नोट, फिर अंडर रूट ऑफ वट इज़ ओ से बी, ओ से बी देखो लिखा अपन है वी नोट आर प्लस वट इज़ ओ से ई, ओ से ई हमने लिखा है वी नोट एल माइनस वी नोट सी, ये हमने वैल्यू लिखी। तो वी नोट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये है वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी करंट आई नोट इंटू रजिस्टेंस आर, वी नोट आर की वैल्यू बनेगी आई नोट आर। ऐसे ही ये ना आर जो लिखा है ना सब्सक्रिप्ट है, ये एल जो लिखा है छोटा सा ये सब्सक्रिप्ट है, ये सी भी सब्सक्रिप्ट है। ऐसे ही वी नोट एल वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर क्या होगी करंट इंटू इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है आपके पास एक्स एल, तो वी नोट एल की वैल्यू बन जाएगी आई नोट एक्स एल। इसी तरह वी नोट सी में जो करंट है वो है आई नोट, करंट तो सब में सेम है, सब सीरीज़ में लगे हैं, इनटू कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना एक्स सी, ये हमने लिख दिया। अब ऊपर न्यूमिनेटर में से आई नोट आपका कॉमन आ गया, आपका रूट के अंदर क्या रह जाएगा आर स्क्र प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्र, ये आपका रह जाएगा। आई नोट हमने कॉमन निकाल लिया। अब वी नोट बाई आई नोट इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्र प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्र। वट इज़ वी नोट रिजल्टेंट वोल्टेज एल सी आर सर्किट की, वी नोट क्या है रिजल्टेंट वोल्टेज है एल सी आर सर्किट की। वट इज़ आई नोट करंट, तो हमें सबको पता है बच्चे वोल्टेज अपॉन करंट होता है रेजिस्टेंस, लेकिन एल सी आर सर्किट में हमने रेजिस्टेंस का नाम बदल दिया है और उस रेजिस्टेंस का नाम हमने इम्पीडेंस रखा है, तो मैं इसको दूंगा नाम जेड। वी नोट बाई आई नोट अब एल सी आर सर्किट में है, तो वी नोट बाई आई नोट को ये नेट वोल्टेज है वी नोट, तो एल सी आर सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा उसको मैं जेड लिखूँगा, जेड फॉर इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस का ये फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आर स्क्र प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी फिर होल स्क्र, ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला है। जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्र प्लस ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्र, तो दिस इज़ द इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एल सी आर सर्किट। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है, इसके बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं। वी नोट जो है ये नेट वोल्टेज है, आई नोट है करंट, तो ये एंगल हो गया फाई। वट इज़ फाई फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो हम वैल्यू लिखना चाहते हैं कितना होगा फेज डिफरेंस, तो हम tan फाई से लिखेंगे इन ट्रैंगल ओ एफ बी वट इज tan फाई, ओ एफ बी ट्रैंगल में वट इज tan फाई होता है परपेंडिकुलर एफ बी अपॉन बेस ओ बी, ये tan फाई होता है। वट इज़ एफ बी, ध्यान से देखेंगे एफ बी की वैल्यू जो है वो ओ ई के बराबर है, और जो ओ ई है वो है वी नोट एल माइनस वी नोट सी। एफ बी की वैल्यू ओ ई के इक्वल है और ओ ई की ये वाली वैल्यू है अपॉन ओ बी, वट इज़ ओ बी वी नोट आर, तो इससे tan फाई की वैल्यू क्या बनेगी वी नोट एल कितना होता है आई नोट एक्स एल माइनस वी नोट सी कितना होता है आई नोट एक्स सी, ये तो हमने यहाँ भी लिखा था ना वी नोट एल और वी नोट सी की वैल्यू, अपॉन वी नोट आर कितना होता है आई नोट आर। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ना आई नोट कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। तो दिस इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब डायग्राम को 2 मिनट देखिए,
और मुझे आप ये बताइए कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा लीड और लैग का मतलब पता है तो ये नेट वोल्टेज है और ये करंट बनाया है। तो बताइए लीड कौन कर रहा है या लैग, करंट लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है। करंट के बारे में जानकारी देनी है। वोल्टेज करंट के से ऊपर बनाई है कि नीचे बनाई है। अब ध्यान से देखेंगे, हमने जो वोल्टेज है करंट इस तरफ है, नेट वोल्टेज ऊपर की तरफ बनाई है। इसका मतलब करंट पीछे चल रहा है। एंगल के हिसाब से देखना है, करंट पीछे चल रहा है, करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये मैंने करंट बना दिया। अगर मैं वोल्टेज इधर बनाऊंगा, एंगल के साथ देखना, तो वोल्टेज ज़्यादा एंगल पे है, तो इसका मतलब करंट लैग कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रही है। तो इस केस में वोल्टेज का देखो एंगल ऊपर है, वोल्टेज ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब करंट क्या कर रहा है, हाँ जी, करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो फिर मैं करंट की इक्वेशन पता क्या लिखूंगा, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। इन दिस केस इक्वेशन ऑफ करंट इज दिस, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई लिखूंगा, बट इस फाई फेज डिफरेंस, और मैंने फेज डिफरेंस की वैल्यू सामने ऊपर लिखी हुई है। ठीक है जी। तो ये बच्चे थोड़ा सा आपको करंट लीड और लैग का ध्यान रखना है। एंगल के हिसाब से देखना है, करंट है तो वोल्टेज के ऊपर आ रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज लीड कर रही है, बट हम सारी बातें करंट के हिसाब से लिख रहे हैं। तो अगर वोल्टेज लीड कर रही है तो दूसरे शब्दों में करंट लैग कर रहा है, एक ही बात है। तो मैंने करंट की इक्वेशन लिखनी थी, वो लिख दी है। तो इतना बच्चे अब डेरिवेशन ये करिए, लिख के प्रैक्टिस करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बहुत क्वेश्चन अभी बनेंगे। तो इतना हम इस क्लास में कर रहे हैं। थैंक यू।